नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के जाली नोट यानी काउंटरफीट नोट से जुड़े जरूरी नियमों को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम और डे टू डे बैंकिंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जाली नोटों पर मास्टर डायरेक्शंस किस कानून के तहत जारी करता है, जिसमें सेक्शन 35 और सेक्शन 56 की शक्तियों का जिक्र है? Under which legislative act does the Reserve Bank of India (RBI) issue master directions on counterfeit notes, citing powers under section 35A and section 56? Option A. The Reserve Bank of India Act, 1934. Option B. The Banking Regulation Act, 1949. Option C. The Prevention of Money Laundering Act, 2002. Option D. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. सही जवाब है ऑप्शन बी, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई इन डायरेक्शंस को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 और 56 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके जारी करता है। मान लीजिए आरबीआई को बैंकों को ये निर्देश देना है कि जाली नोटों को कैसे हैंडल किया जाए। ये पावर उसे इसी एक्ट से मिलती है। अगला सवाल इस बारे में है कि जाली नोटों को जब्त करने का अधिकार असल में किसे दिया गया है? किन दो संस्थाओं को जाली नोटों को जब्त यानी इम्पाउंड करने का अधिकार दिया गया है? Which two entities are specified as having the authority to impound counterfeit notes? Option A. All banks and issue offices of RBI. Option B. All banks and the National Crime Records Bureau, NCRB. Option C. Issue offices of RBI and the Financial Intelligence Unit India, FIUIND. Option D. All banks and local police authorities. सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी बैंक और आरबीआई के इश्यू ऑफिस। कानून के मुताबिक सभी बैंक शाखाओं और रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिसेज को ये अधिकार है कि वे पाए गए जाली नोटों को जब्त कर लें। अगर कोई ग्राहक बैंक काउंटर पर जाली नोट देता है तो कैशियर उसे जब्त कर लेगा और वापस नहीं लौटाएगा। अब देखते हैं कि इन नोटों की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी की जांच किस तरीके से करना अनिवार्य है। काउंटर पर दिए गए नोटों या बैक ऑफिस में बल्क में मिले नोटों की प्रामाणिकता की जांच के लिए कौन सा तरीका अनिवार्य किया गया है? What method is mandated for examining banknotes tendered over the counter or received as bulk tenders at the back office for authenticity? Option A. Manual inspection by two separate cashiers. Option B. Examination through ultraviolet lamps only. Option C. Examination through machines. Option D. Comparison against a genuine note template. सही जवाब है ऑप्शन सी, मशीनों के जरिए जांच। आरबीआई का निर्देश है कि काउंटर पर मिलने वाले नोटों और साथ ही बैक ऑफिस या करेंसी चेस्ट में बल्क में मिलने वाले नोटों की जांच मशीनों के द्वारा ही की जानी चाहिए। मान लीजिए कोई फर्म कैश डिपॉजिट करती है तो उन नोटों को मशीन से वेरीफाई करना जरूरी है। अगर कोई नोट जाली पाया जाता है तो उसके बाद की सही प्रक्रिया क्या है? अगला सवाल इसी पर है। अगर कोई नोट जाली पाया जाता है तो उसे संभालने की सही प्रक्रिया बताने वाले कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, नोट पर काउंटरफीट नोट की स्टैंप लगानी होगी। दूसरा, नोट को एक अलग रजिस्टर में दर्ज करना होगा। तीसरा, नोट ग्राहक को वापस कर देना होगा। चौथा, नोट को ब्रांच मैनेजर द्वारा तुरंत नष्ट कर देना होगा। Which of the following statements correctly describe the procedure for handling a note determined to be counterfeit? 1.
The note must be stamped as counterfeit note. 2. The note must be recorded under authentication in a separate register. 3. The note must be returned to the tenderer to prevent them from using it elsewhere. 4. The note must be destroyed by the branch manager immediately. Option A. 1 and 2 only. Option B. 3 and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब कोई नोट जाली पाया जाता है तो उस पर काउंटरफीट नोट की मुहर लगानी होती है। साथ ही हर जब्त किए गए नोट को एक अलग रजिस्टर में दर्ज करना होता है। सोचिए, अगर नोट ग्राहक को वापस दे दिया तो वो उसे कहीं और चलाने की कोशिश करेगा, जो गलत है। इसलिए नोट वापस नहीं किया जाता और न ही ब्रांच में नष्ट किया जाता है। अगर काउंटर पर जाली नोट मिलते हैं तो ग्राहक के अकाउंट में क्रेडिट देने को लेकर क्या नियम है? अगर काउंटर पर मिले कैश में जाली नोट पाए जाते हैं तो उन नोटों की वैल्यू का क्रेडिट ग्राहक के में नहीं दिया जाना चाहिए। If counterfeit notes are detected in a tender received over the counter, no credit for the value of those notes is to be given to the customers. Option A. Loan account. Option B. Account. Option C. Registered email. Option D. File. सही जवाब है ऑप्शन बी, अकाउंट। नियम साफ है, अगर काउंटर पर या बैकफिस में मिले कैश में जाली नोट पाए जाते हैं तो उन नोटों के मूल्य का कोई भी क्रेडिट ग्राहक के खाते में नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ग्राहक ने 50,000 जमा किए जिसमें एक 500 का नोट जाली निकला, तो उसके अकाउंट में केवल 49,500 रुपए ही जमा किए जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। एक आरबीआई को जाली नोटों पर निर्देश देने की पावर बीआर एक्ट से मिलती है। 2. सभी बैंकों और आरबीआई इश्यू ऑफिस को नोट जब्त करने का अधिकार है। 3. सभी नोटों की जांच मशीनों के जरिए करना अनिवार्य है। 4. जाली नोट पर स्टैंप लगाकर उसे रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए। 5. जाली नोटों का कोई भी क्रेडिट ग्राहक के अकाउंट में नहीं दिया जाता। जाली नोट के लिए दी जाने वाली रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, ग्राहक को निर्धारित फॉर्मेट एनेक्स 2 में रसीद देनी होगी। दूसरा, अगर ग्राहक रसीद पर साइन करने से मना करे तब भी रसीद देनी होगी। तीसरा, रसीद का एक रनिंग सीरियल नंबर रखना होगा। चौथा, रसीद को कैशियर द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। Which of the following statements regarding the acknowledgement receipt for a counterfeit note are correct? 1. An acknowledgement receipt in the prescribed format, Annex 2, must be issued to the tenderer. 2. The receipt is to be issued even if the tenderer is unwilling to countersign it. 3. The receipt must be kept in running serial number. 4. The receipt must be authenticated by the cashier. Option A. 1 and 2 only. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ऊपर दिए गए सभी स्टेटमेंट सही हैं। जब काउंटर पर जाली नोट मिलता है तो ग्राहक को एक रसीद देना जरूरी है। ये रसीद एनेक्स 2 फॉर्मेट में रनिंग सीरियल नंबर के साथ होनी चाहिए और कैशियर द्वारा ऑथेंटिकेट की जानी चाहिए। अगर कोई ग्राहक रसीद पर दस्तखत करने से मना भी करता है तब भी उसे ये रसीद जारी करनी होती है। अगला सवाल जाली नोटों की रिपोर्टिंग से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि पुलिस को कब रिपोर्ट करना जरूरी है?
जाली नोटों की रिपोर्टिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, अगर 3 नोट पकड़े जाते हैं तो तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। दूसरा, अगर 6 नोट पकड़े जाते हैं तो उन्हें तुरंत एफआईआर के साथ आगे भेजा जाता है। तीसरा, नोडल बैंक ऑफिसर इन नोटों को पुलिस को भेजने के लिए जिम्मेदार है। चौथा, सभी रिपोर्ट की एक कॉपी बैंक के एफएनवी सेल को भेजी जाती है। Which of the following statements about counterfeit note reporting are correct? 1. If 3 notes are detected, an FIR must be filed immediately. 2. If 6 notes are detected, they are forwarded immediately with an FIR. 3. The nodal bank officer is responsible for forwarding the notes to the police. 4. A copy of all reports, consolidated or FIR, is sent to the bank's FNV cell. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में 4 नोट तक मिलने पर एफआईआर नहीं, बल्कि 1 महीने की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भेजी जाती है। 5 या ज्यादा नोट मिलने पर, जैसा कि स्टेटमेंट 2 में 6 नोट हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज करानी होती है। ये काम नोडल बैंक ऑफिसर करता है और इसकी कॉपी एफएनवी सेल को भी जाती है। जाली नोटों के सर्कुलेशन में मदद करने वालों की पहचान के लिए बैंकों को क्या करने की सलाह दी गई है? जाली नोटों के सर्कुलेशन में मदद करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए बैंकों को क्या करने की सलाह दी गई है? To help identify people abetting the circulation of counterfeit notes, what are banks advised to do? Option A. Install CCTV surveillance to cover the banking hall and counters. Option B. Conduct monthly training for all staff on facial recognition. Option C. Keep a register of all non-account holders who tender cash. Option D. Install metal detectors at all branch entrances. सही जवाब है ऑप्शन ए, बैंकिंग हॉल और काउंटरों को सीसीटीवी सर्विलांस के तहत कवर करना। आरबीआई की सलाह है कि जाली नोटों को फैलाने में मदद करने वालों की पहचान हो सके। इसके लिए बैंकों को अपने बैंकिंग हॉल और काउंटरों को सीसीटीवी की निगरानी में रखना चाहिए। साथ ही इन रिकॉर्डिंग्स को अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से संभाल कर रखना चाहिए। अगला सवाल एक और कानून के बारे में है, जो विदेशी जाली नोटों को भी कवर करता है। किस कानून में जालसाजी यानी काउंटरफिटिंग की परिभाषा में विदेशी सरकार द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट भी शामिल हैं? The definition of counterfeiting, in which legislation also covers currency notes issued by a foreign government authority? Option A. The Unlawful Activities Prevention Act, UAPA, 1967. Option B. The Banking Regulation Act, 1949. Option C. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. Option D. The Reserve Bank of India Act, 1934. सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में जालसाजी की जो परिभाषा दी गई है, वह न सिर्फ भारतीय करेंसी पर, बल्कि किसी विदेशी सरकार या अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों पर भी लागू होती है। अगर पुलिस या सरकारी एजेंसियां संदिग्ध विदेशी नोटों पर राय मांगने आए, तो बैंक को क्या करना चाहिए? अगर पुलिस या सरकारी एजेंसियों से संदिग्ध विदेशी करेंसी नोट राय यानी ओपिनियन के लिए मिलते हैं, तो निर्धारित प्रक्रिया क्या है? If suspected foreign currency notes are received for opinion from police or government agencies, what is the prescribed course of action? Option A.
They shall be forwarded to the Forged Note Vigilance (FNV) cell for analysis. Option B. They shall be advised to forward the case to the Interpol wing of the CBI, New Delhi. Option C. They shall be sent to the concerned issue office of the RBI for destruction. Option D. They shall be reported to the State Level Bankers Committee, SLBC, immediately. सही जवाब है ऑप्शन बी। उन्हें यह केस सीबीआई, नई दिल्ली के इंटरपोल विंग को भेजने की सलाह दी जाएगी। अगर पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी संदिग्ध विदेशी नोटों पर बैंक की राय मांगती है, तो बैंक को उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे पहले सीबीआई के इंटरपोल विंग से सलाह-मशविरा करें और फिर केस उन्हें फॉरवर्ड करें। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। एक जाली नोट की रसीद जरूर देनी है, भले ही ग्राहक साइन न करे। 2. 5 या ज्यादा नोट पर तुरंत एफआईआर होती है। 4 तक पर मंथली रिपोर्ट। 3. बैंकों को हॉल और काउंटर पर सीसीटीवी लगाने की सलाह दी गई है। 4. भारतीय न्याय संहिता 2023 विदेशी जाली नोटों को भी कवर करती है। 5. संदिग्ध विदेशी नोटों को सीबीआई के इंटरपोल विंग को रेफर किया जाता है। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के दायरे में किस खास चीज के प्रोडक्शन, स्मगलिंग या सर्कुलेशन की एक्टिविटी को लाया गया है? Activity of production, smuggling or circulation of what specific item has been brought under the ambit of the Unlawful Activities Prevention Act, UAPA, 1967. Option A. All foreign currency notes. Option B. Counterfeit notes of 100 rupees and above. Option C. High quality counterfeit Indian currency note. Option D. Any note detected by a note sorting machine. सही जवाब है ऑप्शन सी, हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट। यूएपीए 1967 के तहत हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी नोट के प्रोडक्शन, स्मगलिंग या सर्कुलेशन को एक गैरकानूनी गतिविधि माना गया है। इस एक्ट के तीसरे शेड्यूल में इसे डिफाइन भी किया गया है। बैंकों को जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज किस अधिकारी को कॉन्टैक्ट पॉइंट के तौर पर नियुक्त करना होता है? हर बैंक को जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज किसी कॉन्टैक्ट पॉइंट के तौर पर डेजिग्नेट करना होता है, जो जाली नोटों से जुड़ी सभी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार हो। Who must each bank designate on a district-wise basis to serve as the contact point for all counterfeit note detection related activities? Option A. A Forged Note Vigilance (FNV) cell officer. Option B. A State Level Bankers Committee (SLBC) representative. Option C. A Nodal Bank Officer. Option D. An Internal Chief Auditor. सही जवाब है ऑप्शन सी, अ नोडल बैंक ऑफिसर। हर बैंक को जिले के हिसाब से एक नोडल बैंक ऑफिसर नियुक्त करना होता है। यह ऑफिसर जाली नोटों की पहचान और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट के तौर पर काम करता है। 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों को रिसर्कुलेशन में डालने से पहले क्या करना अनिवार्य है? नोटों की मशीन प्रोसेसिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों को बिना मशीन से ऑथेंटिसिटी चेक किए रिसर्कुलेशन में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, यह निर्देश सिर्फ बड़ी बैंक शाखाओं पर लागू होता है। तीसरा, यह निर्देश सभी बैंक शाखाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी डेली कैश रिसीट कितनी भी हो। Which of the following statements regarding the machine processing of banknotes are correct? 1. Banknotes in denominations of 100 rupees and above must not be put into recirculation without being machine processed for authenticity.
2. This instruction is applicable only to large bank branches with high daily cash receipts. 3. This instruction is applicable to all bank branches, irrespective of the volume of daily cash receipt. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नियम यह है कि 100 रुपए और उससे ज्यादा के सभी नोटों को बिना मशीन से ऑथेंटिसिटी जांच किए दोबारा सर्कुलेशन में नहीं डाला जाना चाहिए। यह निर्देश सभी बैंक शाखाओं पर लागू होता है, भले ही उनकी डेली कैश रिसीट कम हो या ज्यादा। अगर किसी बैंक के से जाली नोट निकलते हैं तो इसे बैंक द्वारा जाली नोट फैलाने का प्रयास माना जाएगा। अगर के जरिए जाली नोट निकलते हैं तो इसे उस बैंक द्वारा जाली नोटों को सर्कुलेट करने का एक प्रयास माना जाएगा। Dispensation of counterfeit notes through would be construed as an attempt to circulate the counterfeit notes by the bank concerned. Option A. The ATMs. Option B. Insured post. Option C. Solved note remittances. Option D. The nodal bank officer. सही जवाब है ऑप्शन ए, एटीएम। अगर किसी बैंक के एटीएम से जाली नोट निकलते हैं तो इसे बैंक की तरफ से जाली नोट सर्कुलेट करने का प्रयास माना जाएगा। मान लीजिए किसी ग्राहक को एटीएम से 500 का जाली नोट मिलता है। यह एक गंभीर मामला है और यह नियम व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर भी लागू होता है। करेंसी चेस्ट रेमिटेंस में जाली नोट मिलने पर क्या माना जाता है? किस तरह के रेमिटेंस में जाली नोटों का पाया जाना संबंधित चेस्ट ब्रांच की मर्जी से जाली नोट सर्कुलेट करने में शामिल होना माना जा सकता है? Detection of counterfeit notes in what type of remittances is liable to be construed as willful involvement of the chest branches concerned in circulating counterfeit notes? Option A. Chest remittances. Option B. Over-the-counter remittances. Option C. Public tender remittances. Option D. Interbank remittances. सही जवाब है ऑप्शन ए, चेस्ट रेमिटेंस। सिर्फ एटीएम ही नहीं, अगर करेंसी चेस्ट रेमिटेंस में भी जाली नोट पाए जाते हैं तो इसे भी चेस्ट ब्रांच का जाली नोटों को सर्कुलेट करने में विलफुल इन्वॉल्वमेंट यानी जानबूझकर शामिल होना माना जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का रिवीजन करते हैं। 1. हाई क्वालिटी जाली नोट यूएपीए एक्ट 1967 में कवर होते हैं। 2. हर बैंक को जिला स्तर पर एक नोडल बैंक ऑफिसर नियुक्त करना होगा। 3. 100 और उससे ज्यादा के नोटों की मशीन प्रोसेसिंग जरूरी है। 4. एटीएम से निकला जाली नोट बैंक की गलती माना जाएगा। 5. चेस्ट रेमिटेंस में जाली नोट विलफुल इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। सभी बैंक शाखाओं या पहचाने गए बैक ऑफिसों को जाली नोटों की पहचान के लिए किन उपकरणों यानी इक्विपमेंट से लैस होना जरूरी है? पहला, अल्ट्रावायलेट लैंप। दूसरा, नोट सॉर्टिंग या ऑथेंटिकेशन मशीन। तीसरा, पब्लिक के इस्तेमाल के लिए कम से कम एक नोट काउंटिंग मशीन। चौथा, ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक स्कैनर। What equipment are all bank branches or identified back offices required to be equipped with to facilitate the detection of counterfeit notes? 1. Ultraviolet lamps. 2. Note sorting authentication machines. 3. At least one note counting machine for public use. 4. Biometric scanners for tenderers. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2 and 3 only. Option C.
2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक सभी बैंक शाखाओं और बैक ऑफिस में अल्ट्रावायलेट लैंप और नोट सॉर्टिंग या ऑथेंटिकेशन मशीनें होनी चाहिए। पब्लिक के लिए नोट काउंटिंग मशीन रखने पर विचार करने को कहा गया है, लेकिन वो इस लिस्ट में अनिवार्य नहीं है। अगला सवाल करेंसी चेस्ट ब्रांच के लिए जरूरी खास मशीनों के बारे में है। सभी करेंसी चेस्ट ब्रांचेस को किस खास तरह के इक्विपमेंट से लैस होना जरूरी है? What specific type of equipment must all currency chest branches be equipped with? Option A. Ultraviolet lamps only. Option B. Verification, processing, and sorting machines. Option C. Dual display note counting machines for public use. Option D. CCTV cameras covering every machine. सही जवाब है ऑप्शन बी, वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग मशीनें। जहां सामान्य ब्रांच के लिए यूवी लैंप और ऑथेंटिकेशन मशीनें जरूरी हैं, वहीं सभी करेंसी चेस्ट ब्रांच के लिए वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग मशीनें रखना अनिवार्य है। साथ ही इन मशीनों को उनकी पूरी क्षमता तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नोट सॉर्टिंग मशीनों को किसके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए? बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नोट सॉर्टिंग या ऑथेंटिकेशन मशीनों को आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ-साथ द्वारा सर्टिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी होना चाहिए। Note sorting authentication machines used by banks must conform to the guidelines prescribed by the RBI and also the Indian standards duly certified by the Option A. Bureau of Indian Standards, BIS. Option B. Financial Intelligence Unit India, FIUIND. Option C. National Crime Records Bureau, NCRB. Option D. State Level Security Committee, SLSC. सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बीआईएस। बैंकों में इस्तेमाल होने वाली सभी नोट ऑथेंटिकेशन मशीनें आरबीआई की नोट ऑथेंटिकेशन और फिटनेस सॉर्टिंग पैरामीटर्स गाइडलाइंस के साथ-साथ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस द्वारा सर्टिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुरूप भी होनी चाहिए। हर बैंक को अपने हेड ऑफिस में एक खास सेल यानी एफएनवी सेल बनाना होता है। ये एफएनवी क्या है? हर बैंक को अपने हेड ऑफिस यानी प्रधान कार्यालय में कौन सा सेल स्थापित करना जरूरी है? Where is each bank required to establish a forged note vigilance (FNV) cell? Option A. At each district-wise nodal office. Option B. At its head office. Option C. At every designated currency chest. Option D. At the concerned issue office of RBI. सही जवाब है ऑप्शन बी, एट इट्स हेड ऑफिस। हर बैंक को अपने हेड ऑफिस में एक फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल यानी एफएनवी सेल की स्थापना करनी होती है। यह सेल जाली नोटों से जुड़े खास कामों की निगरानी करता है। इस फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल के क्या-क्या काम होते हैं? अगला सवाल इसी पर है। बैंक के फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल यानी एफएनवी सेल के कामों के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, आरबीआई के निर्देशों को सभी ब्रांचों तक पहुंचाना। दूसरा, करेंसी चेस्ट और बैक ऑफिस में नोट सॉर्टिंग मशीनों का ऑपरेशन सुनिश्चित करना। तीसरा, जाली नोट देने वालों पर सीधे मुकदमा चलाना। चौथा, जहां जाली नोट या शॉर्टेज पाई गई हो, वहां सरप्राइज चेक करना।
Which of the following statements regarding the functions of a bank's forged note vigilance (FNV) cell are correct? 1. It is responsible for disseminating RBI instructions on counterfeit notes to all branches. 2. It is responsible for ensuring the operation of note sorting machines at all currency chests and back offices. 3. It is responsible for directly prosecuting individuals who tender counterfeit notes. 4. It conducts periodic surprise checks at currency chests where shortages or counterfeit notes are detected. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए यानी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। एफएनवी सेल के काम है आरबीआई के निर्देशों को फैलाना, मशीनों का काम सुनिश्चित करना और सरप्राइज चेक करना। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेल पुलिस के साथ फॉलो अप करता है लेकिन सीधे मुकदमा चलाना उसका काम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 15 से 20 तक का रिवीजन करते हैं। एक, सभी ब्रांच में यूवी लैंप और नोट सॉर्टिंग मशीनें होनी चाहिए। 2. करेंसी चेस्ट में वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग मशीनें जरूरी हैं। 3. सभी मशीनें बीआईएस द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। 4. हर बैंक को हेड ऑफिस में एक एफएनवी सेल बनाना जरूरी है। 5. एफएनवी सेल का काम आरबीआई निर्देश देना और सरप्राइज चेक करना है। बैंक के फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल की रिपोर्टिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, आरबीआई इश्यू ऑफिस को मंथली डेटा रिपोर्ट भेजना। दूसरा, आरबीआई के डीसीएम को हाफ ईयरली स्टेटस रिपोर्ट भेजना। तीसरा, हर साल 15 अप्रैल तक आरबीआई को अपना पता बताना। चौथा, हर जाली नोट के लिए तुरंत पुलिस को रिपोर्ट भेजना। Which of the following statements about the reporting and administrative duties of a bank's forged note vigilance (FNV) cell are correct? 1. It must send a monthly data report or nil report on detected notes to the RBI issue office. 2. It must submit a half-yearly status report to the Chief General Manager, Department of Currency Management (RBI). 3. It must furnish the particulars of its address to the RBI by the 15th of April every year. 4. It must send an immediate report to the local police for every detected note. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं। एफएनवी सेल की कई रिपोर्टिंग ड्यूटीज हैं। उसे हर महीने आरबीआई इश्यू ऑफिस को एक डेटा रिपोर्ट या निल रिपोर्ट भेजनी होती है। हर 6 महीने में डीसीएम आरबीआई को एक स्टेटस रिपोर्ट देनी होती है और हर साल 15 अप्रैल तक अपना एड्रेस भी अपडेट कराना होता है। चौथा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पुलिस को रिपोर्ट एफआईआर या कंसोलिडेटेड नोडल बैंक ऑफिसर भेजता है, एफएनवी सेल नहीं। पीएमएलए रूल्स 2013 के तहत बैंकों के प्रिंसिपल ऑफिसर्स को जाली नोटों की जानकारी किसे रिपोर्ट करनी होती है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2013 के तहत बैंकों के प्रिंसिपल ऑफिसर्स को उन कैश ट्रांजैक्शंस की जानकारी किसे रिपोर्ट करनी होती है जिनमें जाली नोट पाए गए हों? Under the Prevention of Money Laundering, Maintenance of Records, Amendment Rules, 2013, to whom must principal officers of banks report information on cash transactions where counterfeit notes have been detected? Option A. National Crime Records Bureau, NCRB. Option B. Forged Note Vigilance, FNV, Cell.
Option C. Interpol wing of the CBI. Option D. Financial Intelligence Unit India, FIUIND. सही जवाब है ऑप्शन डी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUIND। PMLA रूल्स के मुताबिक बैंक के प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐसे सभी कैश ट्रांजैक्शंस की जानकारी जिनमें जाली नोट मिले हों FIUIND को देनी होती है। यह रिपोर्ट अगले महीने की 15 तारीख तक फिननेट पोर्टल पर अपलोड की जाती है। सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में पाए गए जाली नोटों पर लगने वाली पेनल्टी के बारे में अगला सवाल। सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में मिले जाली नोटों पर पेनल्टी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों पर नॉमिनल वैल्यू की रिकवरी। दूसरा, 50 रुपए के नोट पर नॉमिनल वैल्यू की रिकवरी के अलावा 50% पेनल्टी। तीसरा, 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों पर अगर CPM 20 या ज्यादा है तो नॉमिनल वैल्यू की रिकवरी के अलावा 200% पेनल्टी। Which of the following statements regarding penalties for counterfeit notes detected in soiled note remittances are correct? 1. For denominations of 5 rupees, 10 rupees, and 20 rupees, the penalty is the recovery of loss to the extent of the notional value. 2. For the denomination of 50 rupees, the penalty is 50% of the notional value, in addition to the recovery of the notional value. 3. For denominations of 100 rupees and above, if the CPM is 20 or more, the penalty is 200% of the notional value, in addition to the recovery of the notional value. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। सॉइल्ड नोट रेमिटेंस में मिले जाली नोटों पर एक ग्रेडेड पेनल्टी स्ट्रक्चर है। छोटे नोटों 5, 10, 20 पर सिर्फ नॉमिनल वैल्यू की रिकवरी होती है। 50 रुपए पर नॉमिनल वैल्यू प्लस 50% पेनल्टी लगती है और 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों पर CPM के आधार पर पेनल्टी लगती है, जो 200% तक जा सकती है। अगला सवाल, CPM यानी काउंटरफीट नोट्स पर मिलियन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? CPM काउंटरफीट नोट्स पर मिलियन को सॉइल्ड नोट रेमिटेंस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाउ इज CPM counterfeit notes per million calculated for a soiled note remittance? Option A. No. Of counterfeit notes in 100 rupees and above x 1 million, number of pieces in the remittance in all denominations. Option B. No. Of counterfeit notes in 100 rupees and above x 1 million, number of pieces in the remittance in 100 rupees and above. Option C. Total notional value of counterfeit notes x 1 million, total value of the remittance. Option D. No. Of all counterfeit notes x 1 million, total number of pieces in the remittance. सही जवाब है ऑप्शन बी। CPM की गिनती सिर्फ 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों के लिए होती है। इसका फॉर्मूला है 1m डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टोटल 100 प्लस पीसेस रेमिटेंस में 100 रुपए और उससे ज्यादा के नोटों की कुल संख्या से। अगर RBI इंस्पेक्शन के दौरान करेंसी चेस्ट CC बैलेंस में जाली नोट मिले तो सही पेनल्टी क्या है? RBI इंस्पेक्शन के दौरान करेंसी चेस्ट CC बैलेंस में मिले जाली नोटों के लिए सही पेनल्टी क्या है? पहला, 10 रुपए के नोट पर नॉमिनल वैल्यू की रिकवरी। दूसरा, 50 रुपए के नोट पर नॉमिनल वैल्यू प्लस 50% पेनल्टी। तीसरा, 100 रुपए के नोट पर CPM के आधार पर ग्रेडेड पेनल्टी। चौथा, 100 रुपए के नोट पर नॉमिनल वैल्यू प्लस 200% पेनल्टी। What are the correct penalties for counterfeit notes detected in a currency chest CC
balance during an RBI inspection. 1. For 10 rupee notes, recovery of loss to the extent of notional value. 2. For 50 rupee notes, a penalty at 50% of notional value plus recovery of notional value. 3. For 100 rupee notes, a graded penalty based on CPM. 4. For 100 rupee notes, a penalty at 200% of notional value plus recovery of notional value. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्रेडेड सीपीएम वाली पेनल्टी सॉइल नोट रेमिटेंस पर लगती है, करेंसी चेस्ट इंस्पेक्शन पर नहीं। चेस्ट बैलेंस में 100 रुपये या उससे ज्यादा का जाली नोट मिलने पर सीधी 200% पेनल्टी प्लस नॉमिनल वैल्यू रिकवरी लगती है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का रिवीजन करते हैं। एक एफएनवी सेल मंथली इश्यू ऑफिस और हाफ ईयरली डीसीएम को रिपोर्ट करता है। 2. पीएमएलए के तहत बैंक एफआईयूआईएनडी को रिपोर्ट करते हैं। 3. सॉइल नोट रेमिटेंस में पेनल्टी डिनोमिनेशन के हिसाब से होती है। 4. सीपीएम की गिनती सिर्फ 100 रुपये और उससे ज्यादा के नोटों पर होती है। 5. सीसी बैलेंस में 100 रुपये के जाली नोट पर 200% पेनल्टी है, सीपीएम नहीं। जाली नोटों के लिए मॉनेटरी पेनल्टी के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, एटीएम से जाली नोट निकलने पर प्रति इंस्टेंस 10,000 रुपये की पेनल्टी। दूसरा, जानबूझकर जाली नोट जब्त न करने पर प्रति इंस्टेंस 10,000 रुपये की पेनल्टी। तीसरा, एटीएम वाली पेनल्टी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर भी लागू होती है। Which of the following statements regarding the monetary penalty for counterfeit notes are correct? 1. A penalty of 10,000 rupee per instance is imposed for counterfeit notes detected in ATM dispensations. 2. A penalty of 10,000 rupee per instance is imposed for willful non-impounding of a detected counterfeit note. 3. The penalty for ATM dispensation also applies to white label ATM operators. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। आरबीआई के नियम बहुत सख्त है। अगर एटीएम से जाली नोट निकलता है या काउंटर पर जाली नोट दिया जाता है या कोई कैशियर जानबूझकर जाली नोट जब्त नहीं करता है, तो इन सभी मामलों में प्रति इंस्टेंस यानी हर घटना पर 10,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर भी लागू होती है। पुलिस या कोर्ट से वापस मिले जाली नोटों को संभालने और नष्ट करने का क्या प्रोसेस है? पुलिस या कोर्ट से वापस मिले जाली नोटों को संभालने और डिस्पोज करने के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, नोटों को बैंक की सेफ कस्टडी में रखना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऑफिसर इंचार्ज द्वारा हर 6 महीने में मार्च 31 और सितंबर 30 इन्हें वेरीफाई किया जाना चाहिए। तीसरा, इन्हें 3 साल तक या कोर्ट केस खत्म होने के 3 साल बाद तक, जो भी बाद में हो, प्रिजर्व किया जाता है। चौथा, प्रिजर्वेशन पीरियड के बाद नोटों को आरबीआई के संबंधित इश्यू ऑफिस में भेजा जाता है। Which of the following statements regarding the preservation and disposal of counterfeit notes received back from police or courts are correct? 1. Notes must be preserved in the safe custody of the bank, not destroyed. 2. Notes must be verified by the officer in charge on a half-yearly basis, 31st March and 30th September. 3. Notes are preserved for 3 years from the date of receipt, or for 3 years after the conclusion of a court case, whichever is later. 4. After the preservation period, notes are sent to the concerned issue office of RBI.
Option A 1, 2, and 4 only. Option B 1, 3, and 4 only. Option C 2 and 3 only. Option D all of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। पुलिस या कोर्ट से वापस आए जाली नोटों को तुरंत नष्ट नहीं किया जाता। उन्हें बैंक की सेफ कस्टडी में रखा जाता है, स्टेटमेंट 1, और हर 6 महीने में वेरीफाई किया जाता है, स्टेटमेंट 2। उन्हें कम से कम 3 साल या अगर कोर्ट केस चल रहा है तो केस खत्म होने के 3 साल बाद तक संभालना होता है, स्टेटमेंट 3। इसके बाद ही उन्हें डिस्पोजल के लिए आरबीआई इश्यू ऑफिस भेजा जाता है, स्टेटमेंट 4। बैंक स्टाफ की ट्रेनिंग को लेकर आरबीआई के क्या निर्देश हैं? जाली नोटों के संबंध में बैंक स्टाफ की ट्रेनिंग के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला, कंट्रोलिंग ऑफिस को कैश हैंडल करने वाले सभी कर्मियों के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग में जाली नोटों की पहचान शामिल होनी चाहिए। तीसरा, ट्रेनिंग में जाली नोटों को जब्त करना शामिल होना चाहिए। चौथा, ट्रेनिंग में जाली नोटों की रिपोर्टिंग शामिल होनी चाहिए। Which of the following statements regarding bank staff training for counterfeit notes are correct? 1. Controlling offices must organize training for all bank personnel who handle cash. 2. Training must cover the detection of counterfeit notes. 3. Training must cover the impounding of counterfeit notes. 4. Training must cover the reporting of counterfeit notes. Option A 1 and 2 only. Option B 1, 2, and 3 only. Option C 2, 3, and 4 only. Option D all of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। आरबीआई यह अनिवार्य करता है कि बैंकों के कंट्रोलिंग ऑफिस या ट्रेनिंग सेंटर कैश से डील करने वाले सभी स्टाफ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं। इस ट्रेनिंग में तीनों जरूरी चीजें शामिल होनी चाहिए: जाली नोटों को डिटेक्ट यानी पहचानना, उन्हें इंपाउंड यानी जब्त करना और उनकी रिपोर्टिंग करना। क्या बैंकों को नोटों के सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी ब्रांच में डिस्प्ले करनी चाहिए? सुनिए आज का आखिरी सवाल। सभी बैंक नोटों के डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी बैंकों को दी जाती है, जिसे वे पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए ब्रांच में प्रमुखता से डिस्प्ले कर सकते हैं। Information on the design and security features of all banknotes is provided to banks, which they may display prominently at branches for public information. Option A true. Option B false. This information is confidential and for staff use only. Option C false. This information is only available on the RBI website, not for display. Option D true, but only for notes of 100 rupees and above. सही जवाब है ऑप्शन ए, यह स्टेटमेंट ट्रू यानी सही है। ब्रांच स्टाफ और आम जनता दोनों को जाली नोटों की पहचान के बारे में एजुकेट करने के लिए बैंकों को सभी नोटों के डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स की जानकारी, जो एनेक्स 9 में दी गई है, दी जाती है। बैंकों को यह जानकारी अपनी ब्रांच में ऐसी जगह डिस्प्ले करने की सलाह दी जाती है जहां से पब्लिक उसे आसानी से देख सके। दोस्तों, आज हमने जाली नोटों, काउंटरफीट नोट्स से जुड़े सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है, जिसमें डिटेक्शन, रिपोर्टिंग और पेनल्टी स्ट्रक्चर शामिल है। एग्जाम के लिए एफआईआर और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की टाइमलाइंस जरूर याद रखें। और हाँ, एटीएम से जाली नोट निकलने पर जो 10,000 की पेनल्टी है, वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स के साथ।